हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे जो जीके का सीरीज मैंने बताया था कि आपका टॉपिक वाइज आता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक जिसमें कि आपको ध्वनि वाले चैप्टर से, ठीक है, ध्वनि वाले चैप्टर जो कि साउंड है, इससे यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 50 महत्वपूर्ण जो सवाल है उन क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि आपके पहले आरआरबी एग्ज़ाम में, एएसएम एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, इवन आईएएस के एग्ज़ाम में, यूपी टीएट के एग्ज़ाम में, तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम में जो कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को लिया जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर का नाम है साउंड, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा लाइट, उसमें भी आपके कुल मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह 50 का, 100 का या 150 का या 200 का सेट करके आता रहेगा जी, कि जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा क्रैक करने में, ठीक है। अब बात हम करते हैं इसका पीडीएफ का। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं इसको, तो आप टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है, टेलीग्राम पे जाए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब टेलीग्राम पे कैसे करेंगे? टेलीग्राम अगर आप डाउनलोड किए हुए हैं तो वहाँ पे आप सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप करेंगे, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की टाइप करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको जो भी इससे रिलेटेड वीडियो हो या फिर आपका पीडीएफ हो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन है, अनुप्रस्थ, अप्रगामी, अनुदैर्घ्य या विद्युत चुम्बकीय, ठीक है। तो ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि का जो तरंग होता है वो कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से दिख रहा है, ठीक। तो इसमें होगा क्या इसका करेक्ट आंसर कि कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो वो होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अवश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। तो अवश्रव जो तरंग की आवृत्ति होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर, 20 मीन्स कि 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राश्रव, ठीक है, पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, ठीक है। अभी तो अवश्रव की आपने बात सुना कि भाई अवश्रव जो तरंग होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, लेकिन अगर बात करते हैं पराश्रव का तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज यानी कि यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज की बात हो रहा है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो प्राश्रव हो गया। अब आते हैं प्राश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा, क्या प्राश्रव जो तरंग है मनुष्य सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा नहीं सुन सकता है, ठीक है। प्राश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राश्रव तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गाल्टन ने, मीन्स कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर, प्रतिध्वनि का निर्धारण करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि ये एसएससी आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीड़ों तथा ध्वनि पहचानने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि का तत्व, ठीक है, ध्वनि का तत्व को यहाँ पे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिच, PITCH। ध्वनि का जो पिच किस पर निर्भर करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी जो है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पराश्रव तरंगे, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि पराश्रव तरंग का जो होता है
कितना हर्ज होता है, तो इसका प्रसव तरंग जो होते हैं 20,000 से अधिक होते हैं, 20,000 हर्ज से अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 से लेकर 20,000 हर्ज। ठीक है, और ये आपका एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो कितनी होगी इसकी चाल? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये किस एग्जाम में पूछा गया है? तो आपका यहाँ पे एएसएम के, ठीक है, आपका रेलवे एएसएम में पूछा गया ये क्वेश्चन है 2004 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किस में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टील में। ठीक है, और ये भी आपका एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। जब बिजली चमकती है उसके काफ़ी समय के बाद जो है गर्जन है कि मीन्स की साउंड है उसका सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण ये होता है कि जो प्रकाश का चाल होता है ध्वनि की चाल से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपका जो रेलवे का किस में पूछा गया क्वेश्चन है? रेलवे टीए में पूछा गया 2002 में क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, किस में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ठोस में। ठीक है, और ये आपका एसएससी 2013 में सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोहा। ठीक है, और ये आपका किस में पूछा गया भाई? आपका पीएससी 2004-5 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2004-5 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पराध्वनि विमान उड़ते हैं। ठीक है, पराध्वनि विमान उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, याद रखिएगा, जो पराध्वनिक विमान होते हैं ध्वनि के भी चाल से अधिक चाल से ये उड़ते हैं, मीन्स कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं मैक संख्या। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मैक अंकों का प्रयोग। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, किसमें? तो वायुयानों में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है ध्वनि का प्रदूषण? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल में। ठीक है, और यूपी टीईटी में पूछा गया 2011 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना होती है? तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा 30 से 40 डेसिबल, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसका संगत होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल को। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस 2000 इसमें पूछा ये क्वेश्चन है। ठीक है, 100 डेसिबल का शोर स्तर जो होता है किसके बराबर होता है? तो जो किसी मशीन की दुकान से आने वाला जो शोरगुल होता है उसी के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ठीक है, किसके कारण? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिच, जिसको कहते हैं तारतुम। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है ज़्यादा? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
तारत्व अधिक होता है, मीन्स कि डी नंबर आंसर, मीन्स कि PITCH, पिच अधिक होता है, ठीक है। तारत्व को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? अब यहाँ पे देखिए आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम या वेग को रिलेट किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो दूसरे तरीके से पूछ दिया गया, तो इसमें क्या होगा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। एक तो फ्रीक्वेंसी अधिक होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पिच की बात की गई थी, तो ध्यान रखिए पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों अधिक होते हैं महिलाओं की अगर बात करें तो पुरुषों की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ध्रुवन, ठीक है। और ये क्या पूछा गया क्वेश्चन है? NDA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, NDA, ठीक है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो कितना डेसिबल के ऊपर जो व्यक्ति है सुन नहीं सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके रेलवे में, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95 डेसिबल, ठीक है, 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है, ठीक है। तो कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है, आंसर होगा हवाई जहाज़ की उड़ान भरना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना का उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ध्रुवन, C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और SSC 2005 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिध्वनि का कारण है, ठीक है। प्रतिध्वनि किसका कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, A नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 17 मीटर होगा इसका करेक्ट आंसर, और ये 2003 में जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, रडार के कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, किस सिद्धांत पर आधारित है ये? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है, B नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि इसमें कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में जो न्यूनतम दूरी था 17 मीटर था, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया गया कि जो मूल आवाज़ है प्रतिध्वनि का और प्रतिध्वनि के बीच में पूछा गया, तो 1/10 सेकेंड से अधिक, 1/10 सेकेंड से अधिक, मीन्स कि C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1/10 सेकेंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, 2007 के SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परावर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 फीट। अभी देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे मीटर में बताया गया, ठीक है, 17 मीटर की बात किया गया था, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे फीट में पूछ दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना फीट की चाहिए, तो 56 फीट, ठीक है। मीटर से अगर बात किया जाए तो 17 मीटर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रतिध्वनि तरंगों के
डैश के कारण उत्पन्न होता है, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन और भी देखा गया था, तो आंसर जो होगा परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए सोनार जो है एक उपकरण है, एक डिवाइस है, किसके लिए उपयोग में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, और ये भी आपका PCS एग्ज़ाम 2004 में और 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं फटाफट। अनुरणन काल, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेबिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, किसके कारण ये संभव है। ठीक है, तो ये संभव है अनुनाद के कारण। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुनाद। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ये घटना आप सभी के घरों में कई बार घटा होगा, आपने देखा भी होगा। तो इसका क्या कारण होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुनाद। ठीक है, अनुनाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का यहाँ पे समस्वरण, ठीक है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये भी होगा अनुनाद का। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि नहीं सुनाई देती है। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण क्या है, इसका कारण है व्यतिकरण। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक यहाँ पे लास्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये एक यहाँ पे मैं सवाल दूंगा जो कि आप लोग को बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे पूछे जो कि आप लोग को बताना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा जो अभी आप लोग को दे रहे हैं। ठीक, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये आपको आंसर बताना है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ठीक है, नोट करिएगा और हमें इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। ये क्वेश्चन आपका जो है RTS RS 2012 में, सॉरी MPP PSC 2021 में पूछा गया, SSC 2011 में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ। पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा है ऊष्मा, ठीक है, C है ध्वनि और D है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये बताना, 4 ऑप्शन है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है आपका लाइट से रिलेटेड आएगा, जहाँ पे आपको कुल लाइट में लगभग यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लगभग 200 के आसपास में क्वेश्चन होंगे जो कि 50 या 100 के सीरीज में आएंगे। तो जरूर देखना ना भूले। और इसका जो PDF है फिर बताइए, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।